नमस्कार मेरे भाई, आप सभी जानते हैं नवंबर महीने में एसएससी जीडी के फॉर्म आ जाएंगे और ये जो भर्ती है एसएससी जीडी के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती होगी, क्योंकि इसमें आपकी बीएसएफ सीएसएफ की अलग से बटालियन जुड़ने वाली है और अब की बार जो आपका आरपीएफ का कांस्टेबल है उसकी भी वैकेंसी इसी के साथ आने वाली है। तो इस बार बड़ी सावधानी के साथ रहना, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी गलती कर दी तो ये आपका पूरा साल बर्बाद कर देगी, पूरी मेहनत पर पानी फेर देगी। तो आज हम बात करने वाले इस वीडियो में उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आपको फॉर्म भरने की डेट से पहले आपके पास होने चाहिए। अगर आपके जो वो डॉक्यूमेंट्स है उस डेट के बाद के होंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा या आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो बड़े ध्यान से बात को समझना। देखो, सबसे पहले अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है। साथ के साथ यहाँ पर आपको 100 गोल्डन कंसेप्ट अलग से पढ़ाए जा रहे हैं जो एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करने वाला हूं कि जो ये वीडियो है ये एसएससी जीडी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में है, यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको फॉर्म भरने की डेट से पहले बनवाने हैं, यानी कि अभी आपको वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं। और आपको ये भी बताने वाला हूं कि उन डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट क्या होगा। आप फॉर्मेट चेक कर लेना ताकि आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो आइए सबसे पहले मैं बता दूं कि एज सबसे पहली प्रॉब्लम है बच्चों की, एज की। तो आपको बता दूं जो आपकी एज है वो एज एसएससी के जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी एज 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग होगी। यहां पर 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग काउंट होगी और इसमें आपकी एज होनी चाहिए 18 साल से 23 साल। अब अगर मैं जनरल कैंडिडेट की बात करूं तो यहां पर आपको बता दूं आपका जो जन्म है वो 2/1/2003 से 1/1/2008 के बीच हुआ हो। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो यहाँ पे आप 3 साल और जोड़ लेना, और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो यहाँ पे आप 5 साल और जोड़ लेना। ठीक है, इसके लिए मैंने एक अलग से सोर्स भी बना रखा है, उसमें कंप्लीट डिटेल है किसकी, डेट ऑफ बर्थ की। अब देखो वो सर्टिफिकेट जो आपको जरूरी है, आपका जो पहला सर्टिफिकेट है वो आपकी 10th की मार्कशीट है। आपको अपनी 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और उसके सर्टिफिकेट यानी कि सनद। बहुत सारे बच्चे डाउट बोलते हैं कि सर मैंने 12वीं कर ली लेकिन मेरे पास 12वीं की मार्कशीट नहीं है, खो गई, या ग्रेजुएशन कर ली नहीं है। आपके पास ये होना जरूरी है। अगर इसके अलावा आपके पास 12वीं की नहीं है, ग्रेजुएशन की नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। आपके पास 10th की मार्कशीट होनी और सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद में बात करते हैं डोमिसाइल। ये डोमिसाइल जिसको बोलते हैं मूल निवास, क्या बोलते हैं, मूल निवास, ये आपके पास होना जरूरी है। इसके फॉर्मेट में आपको बताऊंगा। अच्छा, पहले आप इस डोमिसाइल के बारे में जान लो, मूल निवास के बारे में जान लो। तो जो मूल निवास होता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मूल निवास सेंटर का बनेगा या स्टेट का बनेगा। मैं आपको बता दूं मूल निवास आपका सिर्फ स्टेट का ही बनता है, इसमें कोई अलग से सेंटर का नहीं बनता। ये प्रमाणित करता है कि आप जिस स्टेट के हो उस स्टेट से फॉर्म भर रहे हो, तो ये आपको प्रमाणित करेगा कि हाँ भाई आप उसी स्टेट को। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कट ऑफ के चक्कर में दूसरे स्टेट से फॉर्म भर देते हैं। पहले ऐसी गलती बहुत होती थी, अब तो अवेयरनेस हो गई है। तो वहां पे उनके पास बाद में क्या नहीं मिलता था, मूल निवास नहीं मिलता था और सारी मेहनत पानी फिर जाता था। तो यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। मूल निवास आपका एक ही होता है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में आपकी तहसील में जाके आपका बनेगा। इसके बाद में आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, आपके जो ये फॉर्म भरने की डेट होगी ये सारे के सारे सर्टिफिकेट आपके पास उससे पहले होने चाहिए। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट में आपको ओबीसी होना चाहिए, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस। अच्छा, मैं बता दूं जनरल वालों को लिए इनमें से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। अब यहां पर आपको बताऊं जो ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है या एससी एसटी है, ये आपके देखो दो तरीके से बनते हैं। जिसे बहुत सारे स्टेट में मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं खुद की बताऊं, मैं अगर यूपी से बिलोंग करता हूं तो यूपी में मैं ओबीसी कैटेगरी में आता हूं। लेकिन अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में बिलोंग करता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई फॉर्म भरता हूं, तो मैं जनरल कैटेगरी में आता हूं। तो यहां पे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट के दो अलग अलग ओपीसी के सर्टिफिकेट बनते हैं। तो आपको यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाना है, ईडब्ल्यूएस भी, ओबीसी भी, एससी भी और एसटी भी।
अब देखो इनके फॉर्मेट देख लो, मेन चीज क्या है, इनके फॉर्मेट कैसे होते हैं। अगर आपके पास उसी फॉर्मेट का है तो आप समझ जाना आपका सेंटर का है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस के बारे में सुन लो पहले, थोड़ा सा फॉर्मेट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका ईडब्ल्यूएस बनेगा, ये बात ध्यान रखना पहले तो, आपका जो ईडब्ल्यूएस होता है वो 1 साल वैलिड होता है, लेकिन आपका एससी एसटी ओबीसी ये वाले सर्टिफिकेट आपके 3 साल वैलिड होते हैं। ये बात ध्यान रखना। आपको अगर ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट लेना है तो आपको अभी से आपके पास ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, और वो 2025 और 26, क्योंकि भाई 2025 में बना होगा, 2025 और 2026 के लिए बना होना चाहिए। अच्छा, ये बनेगा किसके आधार पर? अगर किसी के पास नहीं है तो बनवा लो, अगर नहीं है तो बनवा लो, अभी भी टाइम है, आप ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हो 2025 और 26 ईयर का। अब यहां पे ये बनेगा किसके आधार पर? 2024 और 25 के आधार, इनकम के आधार पर, ठीक है। अच्छा, ध्यान से इस बात को समझ लेना, पहले फॉर्मेट देख लो यहां पर, देखो ध्यान से, ये आपका ईडब्ल्यूएस का इनकम एसेट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस। अच्छा, आप यहां पे बस इतनी सी बात ध्यान रखना, जो कुछ बच्चे बोलते हैं स्टेट का अलग बनेगा या सेंटर का अलग बनेगा, आप बस यहां पे ये ध्यान रखना, क्या आपकी इनकम, क्या आपकी इनकम 8 लाख से कम है? अगर ये इनकम 8 लाख से कम है तो ये आपका चाहे सेंटर का हो या आपका स्टेट का हो, ये दोनों जगह चल जाएगा। लेकिन फिर भी आप रिस्क मत लो, आप सेंटर का इस फॉर्मेट का आप बनवा लेना। आप देख लो, आपके सामने फॉर्मेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसलिए मैं साइड में हट रहा हूं। अगर हम बात करें यहां पर, ये आपका किसका है? ये आपका है ओबीसी का, देखो ओबीसी का। तो आपका जो ओबीसी का है वो आपका इस फॉर्मेट का होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है, ओबीसी का आपका इस फॉर्मेट का होना चाहिए और सेंटर गवर्नमेंट वाला होना चाहिए, ठीक है। आप पहचान जाना। ये आपका एससी और एसटी का है, एससी एसटी का फॉर्मेट ये है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। आप जब फॉर्म भर रहे होंगे तो दो चीजों का ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे स्टाइल में आके फोटो खिंचाते, देखो देखो ये तिरछा होके खिंचवा रहा है ना, आप चश्मा लगवा के खिंचवा रहे हो, तो आपको ये फोटो नहीं खिंचवाने हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको एक सिंपल सा फोटो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में आपको खिंचवाना है फॉर्म भरते टाइम में। आपको सिग्नेचर भी आपको क्लीन करने, क्लियर करने, यानी कि आपको सिग्नेचर आपके दिखने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिग्नेचर वाला ये वाला फॉर्मेट कर दिया, यहाँ पे क्लियर तो दिख रहे हैं लेकिन ये वाला फॉर्मेट अपलोड कर दिया, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब मैं बता दूं, सबसे पहले यहां पर यह चीज बता दूं कि इस जॉब को पाने के लिए आपके पास एक रामबाण हथियार है। रामबाण हथियार मतलब कि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है। जिस बच्चे के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है ना, वो बच्चा दूसरे बच्चे से 4 कदम आगे खड़ा है इसमें, 4 कदम आगे। क्यों खड़ा है 4 कदम आगे? यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दूं मैं आपको, आपने देखा हो सीपीओ का जो एग्जाम हुआ अभी 2024 का फाइनल रिजल्ट आया, उसमें जिस बच्चे के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट था वो ऑल इंडिया रैंक 1 है, लेकिन अगर उस सर्टिफिकेट के नंबर हटा दो ना तो उसको दिल्ली पुलिस की जॉब नहीं मिलेगी। यानी कि दिल्ली पुलिस में जो टॉप बच्चे हैं उन बच्चों में वो नहीं आ पाएगा, तो इतना बेनिफिट होता है, ठीक है। तो यहां पर जो अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो उसका 50% सॉरी 5% ऑफ टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स कितने हैं आपका? 160, 160 का 5% कितना होता है? 8 मार्क्स का आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये 2024 की भर्ती थी, उसमें रिटन एग्जाम में ये नंबर जोड़ दिए गए थे, यानी कि पहले ही कट ऑफ में आपको बेनिफिट मिल गया था, ठीक है। अगर बी सर्टिफिकेट है तो इसका 3% मतलब 6 नंबर का, और आपका ए सर्टिफिकेट है तो इसका मतलब 2% यानी कि 4 नंबर का। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ आई होगी। ये डॉक्यूमेंट्स पहले ही बनवा लो ताकि आपको पछताना ना पड़े। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।